गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग पढ़ रहे थे कानूनों की आवश्यकता। तो कानूनों की हम लोग किस प्रकार आवश्यकता पड़ती है उसी के बारे में हम लोग जैसे कि पहले पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। मजदूरों को उचित वेतन दिया जाए अथवा कम वेतन न दिया जाए, यह कानून के माध्यम से ही संभव है। न्यूनतम वेतन कानून को यह सुनिश्चित करता है मजदूर को उचित वेतन मिले और इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हो। तो ये भी कानून के द्वारा प्रावधान होता है कि कोई भी मजदूर को, चाहे वो मिस्त्री कैटेगरी का हो, लेबर कैटेगरी का हो, मजदूर का भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, तो सभी का वेतनमान भी अलग अलग होता है। तो इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि उसे उचित मूल्य से कम वेतन न दिया जाए और प्रतिवर्ष उसके वेतनों में वृद्धि किया जाए। चाहे वो डेली बेसिस से यदि कोई मजदूर काम करते हैं, यहाँ मजदूर को भी अलग अलग तरह से लिया जाता है, कोई मंथली बेसिस पे और कुछ का होता है डेली बेसिस से। ठीक है, तो किसी भी बेसिस से हो, लेकिन एक जो न्यूनतम मजदूरी रेट होता है उसके आधार पर ही उसे वेतन दिया जाना चाहिए। ये कानूनी प्रावधान होनी चाहिए, ये कानून के द्वारा ही संभव है। अब देखो दूसरा पॉइंट, जैसे कि हम लोग काम करने के स्थान पर कारखाने को सुरक्षित समुचित उपाय किए जाएं, परिस्थिति में अस्वास्थ्य न हो, ऐसे मशीन, पुरानी मशीन, जितने भी तरह का जो भी सीपीटी मशीन है उसको हटा के नया मशीन लगा जाए, ताकि मजदूरों के जीवन में किसी भी तरह से खतरा उत्पन्न न हो। सबको सुनिश्चित करने की ये कानून की आवश्यकता है। बीच बीच में उसे मरम्मती करते रहना चाहिए, रिपेयरिंग करते रहना चाहिए, ताकि मजदूरों को उस पर कोई हानि न हो। विद्युत उपकरणों आदि के निर्माण में पूर्ण सुरक्षा मानकों के रूप में हो, इसे कानून की आवश्यकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे पुराना इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड मशीन रहता है, कोई भी विद्युत उपकरण जो होते हैं वो हो उचित मानदंड वाले, डुप्लीकेट ना हो, ओरिजिनल लगाया जाए, ताकि बीच में कहीं ना शॉर्ट सर्किट हो, ना ही वायर जलने के चांस हो, ना ही किसी भी तरह की किसी भी तरह की आपदा की वो शिकार हो। उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के हेतु कानून की आवश्यकता होती है। तो जो भी उपभोक्ता होते हैं उसके हित के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है, जिससे कि आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, अनाज, मिट्टी तेल आदि की कीमतों के अनुचित वृद्धि न हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये जो चीनी, अनाज, मिट्टी का तेल आदि कीमतों में अनुचित वृद्धि न, जो भी हम लोग का घरेलू जो सामानें हैं, वस्तुएं हैं, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका एक निश्चित मापदंड के अनुरूप ही बेचा जाए। इस तरह से गवर्नमेंट क्या कहते हैं, अपना प्रोविज़न देती है, नियम बनाती है। और तुम लोग देखे होंगे कि जैसे पीडीएस सिस्टम आज जो डीलर के द्वारा जो भी चीनी दिया जाता है, गेहूँ दिया जाता है, चावल दिया जाता है, केरोसिन तेल दिया जाता है, नमक दिया जाता है, समय समय पर चना दिया जाता है, दाल दिया जाता है। तो ये सभी प्रकार के जो देखते हैं हम लोग, दाल, चीनी, अनाज, ये सब की डीलर के द्वारा अनावश्यक वृद्धि ना हो, इसका एक सरकारी रेट यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक नियम का रेट फिक्स रहता है, उस रेट से आपको बेचना है, अनुचित वृद्धि न करें। वायु एवं जल प्रदूषण को रोकने के लिए कानून आवश्यक है। हम जैसे जानते हैं वायु एवं जल प्रदूषण का जो मेन कारण है वो हम सब मानव ही है, जिससे फैक्ट्री में वायु अथवा जल प्रदूषण न कर सके। ऐसा कुछ प्रोविज़न व्यवस्था पेड़ पौधा का हमेशा लगाते रहना चाहिए, ताकि अपने आसपास का वातावरण हमेशा हरा भरा रहे, शुद्ध रहे। अब देखो, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को रोजगार में न लगाया जा सके। किसी भी खतरनाक काम, चाहे वो ढाबा हो, इंडस्ट्रीज हो, मिल हो, कंपनी हो, में कानूनी अपराध है। इसीलिए 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के काम में नहीं लगाना है, ये कानून का प्रावधान है। इसके लिए यदि किसी को इस तरह मामले में पकड़ा जाता है तो उसे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, सजा मिल सकती है। कानून का क्रियान्वयन, किस तरह से कानून का क्रियान्वयन करते हैं उसको देखो। सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा करने तथा उन्हें शोषण से बचाने का अनेक कानून बनाए। तो सरकार के द्वारा समाज में जो विभिन्न प्रकार के शोषण होता है, तो उसको बचाने के लिए, उसके अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए हैं। परंतु इन कानूनों का निर्माण आप में काफ़ी नहीं है। तो जिस प्रकार से ये जो कानून बने हैं ये हम लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कानूनों
उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है या नहीं। जो भी कानून बना है नागरिकों के हित के लिए, आम जनता के हित के लिए, वो कानून अप्लाई हो भी पाता है या नहीं, इसकी भी जानकारी गवर्नमेंट को लेती रहनी चाहिए। उदाहरण के लिए यह कानून है कि मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, परंतु मिल मालिकों इस कानून को अनदेखी करते हुए मजदूरों को कम वेतन देकर उनका शोषण करते हैं। ये भी कानून बना हुआ है कि कोई भी मजदूर को एक न्यूनतम वेतन मिले, लेकिन कोई भी मिल मालिक लोग क्या करते हैं, ज़रूरत से कम वेतन देकर उससे काम करवाते हैं और इस प्रकार मजदूरों का शोषण किया जाता है। और वो मजदूर भी मजबूर होता है कि वह कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि मिल मालिक यदि अपने मजदूर को निकाल देते हैं तो वो बेचारा बेरोजगार हो जाएगा, जिस कारण से वो अपने आप में बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन उस मिल मालिक को ये सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि इसका जो न्यूनतम रेट है वो न्यूनतम रेट हम दें, लेकिन काम भी हम एकदम सही ढंग से ले। एक मजदूर को, एक लेबर को जो काम करना चाहिए वो काम उसे पूर्ण रूप से कराना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टे क्या होता है, काम तो पूरा करा ही लेते हैं, ऊपर से शोषण करते हैं, उससे कम वेतन देते हैं। इसीलिए कानूनों के निर्माण के साथ साथ लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार कानून बना है उसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। हम भोपाल गैस त्रासदी में इनकी विवेचना करेंगे। तो भोपाल गैस त्रासदी जो मध्य प्रदेश में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते। तो देखो, कानूनों की अनदेखी या उसके उल्लंघन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। तो किस प्रकार कानून का उल्लंघन करते हुए जो मानव पर संकट आता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, तुम लोग देखोगे, भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल गैस त्रासदी देखो, विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी 33 साल पहले भोपाल में हुआ था। तो हमारे देश का सबसे बड़ा, यानी हमारे देश के साथ साथ देखो विश्व के सबसे बड़ा भयानक औद्योगिक त्रासदी 33 साल पहले भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी जो कीटनाशक बनाती थी। इसका कारखाना भोपाल में था। 2 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में भोपाल कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि एक अत्यंत जहरीली गैस है, का रिसाव शुरू हो गया। इस दुर्घटना के कुछ उल्लेखनीय पहलू हैं। तो यह कंपनी अमेरिका के द्वारा खोला गया था, कहाँ, भारत के भोपाल शहर में, ठीक है। और ये एक जहरीला गैस, ये कारखाना क्या था, 2 दिसंबर मध्य रात्रि को भोपाल कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो जहरीली गैसों का रिसाव होने शुरू हो गया, जिससे एक दुर्घटना का एक पहलू है। यह विश्व का सबसे बड़ा खतरनाक त्रासदी है। आज से कितना, 33 साल पहले अमेरिकी कंपनी, कीटनाशक दवा बनाने वाली एक कंपनी थी, ठीक है। कीटनाशक दवा जैसे हम लोग फसल में यूज करते हैं ना, सब्जियों में यूज करते हैं, किसान लोग, बड़े बड़े किसान लोग जो व्यापारिक वर्ग के किसान होते हैं, बिजनेस पर्पज से जो खेती करते हैं, चाहे हम लोग घरेलू किसान होते हैं, सभी प्रकार के, तो एक कीटनाशक दवा बनाने वाला कंपनी अमेरिका के द्वारा भारत में खोला गया था। और उसकी रिसाव के कारण 1984 के मध्य रात्रि में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने के कारण बहुत जान माल की क्षति हुई थी। कुछ ही दिनों में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ ही दिन में क्या, लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे भी कहीं अधिक लोगों का अंग भंग हो गया। और जितना ज़्यादा लोगों की मृत्यु नहीं, उससे ज़्यादा लोग क्या हुए, अपंग हो गए। अपंग, हैंडीकेप, कोई विजुअल हैंडीकेप, कोई क्या बोलते हैं, हियरिंग हैंडीकेप, इसी तरह से अलग अलग, किसी का आँख का प्रॉब्लम होने लगा, किसी का नाक का, तो किसी का कान का, किसी का नोज प्रॉब्लम, इसी तरह से अलग अलग प्रॉब्लम होने लगा। अंग भंग होने का मतलब वही होता है, किसी भी माध्यम से वो हैंडीकैप हो जाए। दूसरा पॉइंट में देखो, जहरीली गैस से प्रभावित होने वाले अधिकांश लोग निर्धन मजदूर परिवार के थे, जिनमें से लगभग 50,000 अभी भी इतने बीमार हैं कि कोई काम करने लायक नहीं है। देखो आज भी उसका 50,000 इतना ज़्यादा बीमार हैं कि आज भी वो कुछ काम करने के लिए सक्षम नहीं है। जो लोग बच भी जाएं, उन्हें सांस का गंभीर बीमारी, तो किसी तरह से जो आदमी बच भी गया खर्चा के माध्यम से यानी ट्रीटमेंट के द्वारा, तो वह क्या
आज भी वो विभिन्न तरह के सांस से संबंधित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। आँखों की बीमारी या अन्य विकृतियाँ उत्पन्न हो गई, ठीक है। आँखों के द्वारा जो कि कोई अंधा हो जाना, कोई काना हो जाना, कोई डिफनेस किसी में हो जाना, हियरिंग प्रॉब्लम हो जाना, किसी में सेंस ऑफ नोज का जो सेंस होता है स्मेल वाला वो चला जाना। इसी तरह के जो हम लोगों के ज्ञानेंद्रियों का पार्ट्स है, किसी कोई अपंग मंदबुद्धि हो जाना, इस तरह से तरह तरह का जो हैंडीकैप हो गया, अंग भंग हो गया। उसे तो हम लोग अंग भंग का तो ऐसा नहीं कि वो टूट के अलग हो गया, नहीं, वो एक तरह से हैंडीकैप हो गए, यानी विजुअल हैंडीकैप, कोई देख नहीं पाया, किसी का मंदबुद्धि हो गया, किसी का मस्तिष्क का असर किया, किसी का कान का, किसी का नाक का, किसी तरह से किसी का बाल झड़ जाना, अलग अलग तरह से हैंडीकैप हुआ, ठीक है। इस तरह को दुर्घटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूनियन कार्बाइड काफ़ी समय से खर्च बचाने के उद्देश्य से जानबूझकर सुरक्षा उपायों को अनदेखी की रही थी। तो इसको हम लोग त्रासदी या तो दुर्घटना नहीं कहा जा सकते, ये लापरवाही के कारण, ठीक है। यूनियन कार्बाइड काफ़ी समय से खर्चे बचाने के लिए, तो वो जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, कीटनाशक दवा बनाने वाली कंपनी, वो खर्च से बचाने के उद्देश्य से ही इस तरह की जानबूझकर सुरक्षा उपायों को अनदेखी की है। यद्यपि कंपनी का उत्तरदायित्व सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण थे, परंतु कंपनी इस दुर्घटना में अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर दिया। कानूनी लड़ाई चलती रही, परंतु इस त्रासदी के शिकार लोग का नाम मात्र का मुआवजा मिला। तो इस कंपनी के द्वारा जितने भी लोग शिकार हुए थे उसको नाम मात्र का क्या मुआवजा दिया गया, लेकिन सोचो उसका बाल बच्चा फैमिली कहीं ना कहीं कोई डेथ कर गए, कोई हैंडीकेप्ड हो गए, उससे कोई मुआवजा से उसका भरपाई नहीं हो पाता, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी का ही रह गया। किसी तरह से एक मुआवजा मिल गया जिससे उसकी संतुष्ट करना पड़ा। यूनियन कार्बाइड के जहर से पीड़ित लोग अभी भी सुरक्षित पीने का जल, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस जो यूनियन कार्बाइड के जहर से पीड़ित लोग, यानी आइसोसाइनाइड गैस के प्रभाव से जो लोग पीड़ित हुए हैं, आज भी वह सुरक्षित जल, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। परंतु इन गरीबों के लिए उम्मीद का किरण दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये सब गरीब क्या करे, वो गरीब होने के कारण वो उसकी उम्मीद में पानी फिर जाता है, और किसी तरह से उसको ना तो शुद्ध पानी मिलता है, ना स्वास्थ्य सुविधा मिलता है, ना ही किसी तरह का रोजगार। आज भी वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। सुरक्षा नियमों का कार्यान्वयन, तो देखो किस तरह से सुरक्षा नियम का कार्यान्वयन होता है। शोषण के प्रकारों तथा उनके रोकने के लिए कानूनों की आवश्यकता पर ऊपर किए गए विचार विमर्श के बाद हम कुछ निष्कर्षों में पहुँचे। तो जिस प्रकार शोषण होता है और उसको रोकने के लिए जिस प्रकार कानून को बनाया गया है, उसके विचार विमर्श के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि कानून की कोई कमी नहीं है। हम जानते हैं कि कानून की किसी भी तरह की कमी नहीं है, परंतु उसको लागू नहीं कर पाना, उसकी देखभाल समय समय पर जांच नहीं करना, ये सबसे बड़ी भूल है। परंतु भोपाल गैस त्रासदी से इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कानूनों को क्रियान्वयन में बहुत ढिलाई बरती हुई है। तो कानून बनाने से ही नहीं हुआ, उसको लागू करना सबसे बड़ी चीज़ है। उसको बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए ताकि वो कानून लागू है या नहीं। क्यों हम लोग इस बात से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कानून तो पहले भी बनी हुई थी, लेकिन देखो भोपाल के इस त्रासदी के कारण किस तरह से जान माल की हानि हुई, कितने लोग विकलांग हो गए। इस तरह से ढिलाई से यह पता चल गया कि कानून बन तो गई है, लेकिन इस पर क्रियान्वयन नहीं हुई है, इसे फॉलो नहीं किया जाता है, इसे लागू नहीं किया जाता। यूनियन कार्बाइड ने सुरक्षा कानूनों का निरंतर उल्लंघन किया। तो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थे हमेशा क्या सुरक्षा कानूनों को उल्लंघन किया तथा उन्हें तोड़ा, परंतु सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने उसे नज़रअंदाज किया। तो इस तरह से उल्लंघन किया, और जितने भी वहाँ पे सरकारी कर्मचारी थे और जो सरकार के द्वारा कर्मचारी थे वो सब के क्या ये सबको नज़रअंदाज किया। सरकारी निरीक्षक निरंतर फैक्ट्री की प्रक्रिया का अनुमोदन करते रहें, इस बात के बावजूद भी इस फैक्ट्री से बार बार जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जनता के हितों की रक्षा हेतु इस स्थान पर उनकी सुरक्षा में अनदेखी की। तो जो भी सरकारी पदाधिकारी होते हैं जाके कंपनी का बीच बीच में जांच करते रहना, लेकिन लोग भी किसी तरह से ऊपरी जांच करके निकल जाते थे, या तो उन्हीं लोगों को कंपनी के द्वारा कुछ पैसा दे दिया जाता था जिसके कारण वो लोग
बस कागज़ में ही जांच कर लेते थे, मशीन तक पहुंचते भी नहीं थे और जाके गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देते थे कि वो कंपनी ठीक है। फिर भी इस तरह से घटना होते रही। इससे यह सिद्ध होता है कि आम जनता की सुरक्षा के लिए ना तो सरकारी पदाधिकारी अपने आप को जिम्मेदार लेना चाहते हैं, ना सरकार उसको आदेश देती है, परंतु इसको सरकारी पदाधिकारी लोग घूस लेके भ्रष्टाचार के लिप्त होने के कारण वो अपने आप में उसको देख नहीं पाती है। वो लास्ट में इस तरह का भोपाल गैस त्रासदी जैसा गैस त्रासदी की जो घटना हो जाते हैं, जिससे लाखों लोगों की जान माल की क्षति और हानि होती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए। पर्यावरण को हमेशा से एक मुक्त चीज़ माना जा रहा है और उद्योग बिना किसी प्रतिबंध के हवा पानी को प्रदूषित कर सकते थे। तो पर्यावरण को हम हमेशा क्या एक मुक्त चीज़ माना जाता रहा है। सदियों से हम लोग यही देख रहे हैं, पर्यावरण जो प्रकृति प्रदत्त है इसको मुक्त चीज़ माना जा रहा है, लेकिन इसका असर दिनों दिन हमें देखने को मिल रहा है। ना तो शुद्ध हवा मिल रही है, ना सही कुछ भी चीज़ हमें मिल रही है। तरह तरह की बीमारी। इसका प्रमुख कारण है कि वायु प्रदूषण। हम दिनों दिन जनसंख्या के बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए पेड़ पौधे की कटाई करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं तथा रोजगार के लिए वहाँ पर फैक्ट्री लगाते हैं, घर बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, जिसके कारण दिनों दिन पेड़ पौधा घटते जाते हैं। जिसका सबसे प्रमुख उपाय क्या जो होता है, जो यहाँ पर नियमित जो बारिश होती है मानसूनी बारिश, वो भी अनबैलेंस हो जाता है। साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे उसका असर देखने को मिलता है। आज देखो जो पृथ्वी में विश्व का जो बढ़ता हुआ तापमान यानी ग्लोबलाइजेशन आज हम देख रहे हैं ना, सही समय पे बारिश नहीं होना, खेती नहीं होना, तरह तरह का बीमारी का शिकार होना, ये सब कहीं न कहीं पेड़ पौधा और पर्यावरण का अनबैलेंस के कारण ही हो रहा है। और इसके साथ साथ देखो पानी को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रदूषित कर सकते थे। भोपाल गैस त्रासदी पर्यावरण के मुद्दे को सबसे सामने आई है। तो हम लोग देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी जो आज पर्यावरण के मुद्दे को सबसे सामने लाई है। विभिन्न संगठनों तथा पर्यावरणवादी जो जितने भी संगठन, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, तथा पर्यावरणवादी जो पर्यावरण के बारे में स्टडी करने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं के दबाव में भारत सरकार ने पर्यावरण के विषय में कानून बनाए हैं। तो इन सभी के दबाव के कारण सरकार ने कानून तो बनाए और इन कानून ने यह स्पष्ट कर दिया कि पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग आने वाले पीढ़ी करेंगी और इससे केवल कुछ लाभ अथवा औद्योगिक विकास के लिए स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो वो एक ऐसी चीज़ है, बोलता है उससे अपने पर्सनल लाभ के लिए या हम लोग का अपना वर्तमान जनरेशन के लाभ के लिए हम पर्यावरण को इस तरह से क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। आने वाला पीढ़ी के लिए भी इसे हम सुरक्षित रखें। इनके अनुसार जो भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है उससे पर्यावरण को पहुँचाए क्षति पहुंचाए गए नुकसान के लिए वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कानून के अनुसार उसे उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति यदि पर्यावरण के खिलाफ कुछ भी ऐसे ये करते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसे जुर्माना भी किए जाएंगे, उसे जेल की सज़ा दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह घोषणा की, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी यह घोषणा की कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिकार है अधिकार है। तो हम लोग जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह घोषणा की है कि जीवन का अधिकार यहाँ पर दिया है, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसे प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का भी अधिकार शामिल है। तो जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह कहा गया है, जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में यह कहा गया है कि एक मौलिक अधिकार है जिसमें प्रदूषण मुक्त हवा और स्वच्छ पानी का भी अधिकार है। यह सब अनुच्छेद 21 में डिटेल से लिखा हुआ है। तो देखो ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया और इसी तरह से हम लोग का SST का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। अब सारांश का कुछ पॉइंट देखते हैं। जनता को शोषण से बचाने के लिए कानून आवश्यक है। सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाती है। हम सब जानते हैं हितों के लिए बनाती है, लेकिन उसे लागू भी करनी चाहिए और उसका यूज भी अप्लाई भी करना चाहिए। समय समय पे उसकी जांच पड़ताल भी करते रहना चाहिए कि वो लागू कर रहे हैं या उसका फॉलो हो भी रहा है या नहीं। विभिन्न प्रकार के शोषण को रोकने के लिए कानून निर्माण बहुत ही आवश्यक है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय करने, मजदूरों के हितों की रक्षा तथा सुनिश्चित करने के लिए अनेक कानून बनाए हैं।
कुछ गुणवत्ता के मानकों भी निर्धारित किए गए हैं। तो हम लोग जैसे अलग अलग ISI मार्क वाले कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या ऐसे कुछ रहते हैं जिसका हम लोग ISI मार्क वाला को ही देते हैं। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाए। तो कोई भी वस्तु का उपभोक्ताओं के हित के लिए किसी भी वस्तु का कोई निश्चित मूल्य क्या निर्धारित किए जाने। बाल श्रम को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। हम सब जानते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कंपनी या ढाबे, इंडस्ट्री, मिल में काम में नहीं लगा सकते हैं। यदि इस तरह से करते हम पकड़ा गए तो उससे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानून की कोई कमी नहीं है, परंतु उन्हें उचित प्रकार से लागू नहीं किया जाता है। भोपाल के इस तरह दी सरकार द्वारा नियम कानूनों को लागू करने में ढील के कारण वो इस पर सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से उस कानून को ढिलाई बरतने के कारण ये इतना बड़ा घटना हुआ था। पर्यावरण प्रदूषण की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए गए हैं। सरकार के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह कहा गया है कि जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो तुम लोग ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लोगे। ये है बहुविकल्पीय क्वेश्चन, फिर यह फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद देखो ट्रू फॉल्स, उसके बाद लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय। इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाता है और साथ ही साथ SST का हम लोग का सिलेबस भी। तो एग्ज़ाम 26 तारीख से है, इसीलिए बहुत अच्छे ढंग से तैयारी